हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस, क्लास 11 फिजिक्स। गाइस कल हमने स्टार्ट कर दिया था फ्रिक्शन। तो बेसिकली फ्रिक्शन आपने कल पढ़ा, थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन जनरली क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट बेसिकली एंड वन इज मूविंग ओवर अदर बॉडी, ठीक है ना, ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। सो बॉडी विच इज एट रेस्ट एक्सर्ट एन अपोजिंग फोर्स ऑन बॉडी विच इज इन मोशन। सो द रिलेटिव फोर्स जो रेस्ट बॉडी लगाती है मूविंग बॉडी पर, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन होता है, सॉलिड फ्रिक्शन होता है, एक्सटर्नल लगता है। उसके बाद आपने फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़े थे। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शंस आपने पढ़ा था, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपने पढ़ा था, काइनेटिक फ्रिक्शन, और आपने क्या पढ़ा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के नियम क्या होते हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल नंबर 1 होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, रूल नंबर 1, इसका जो आता है बेसिकली आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, जो भी फ्रिक्शन लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन ऑफ ऑन बॉडी, यानी कि बॉडी पर लगने वाला रिएक्शन। इसका कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ये बॉडी है, ये इसका वेट mg है, ये इस पर रिएक्शन लग रही है, आप इसमें फोर्स लगाते हो तो इसको बैक साइड में फ्रिक्शन मिलता है। तो बेसिकली फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। जहां पर r कहीं ना कहीं mg होता है तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि जितना ज़्यादा आपका मास होगा उसमें फ्रिक्शन उतना ज़्यादा बनेगा, लेकिन फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। पहली बात, फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r होता है, रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जितना उस बॉडी पर रिएक्शन आ रहा है, कह सकते हैं कि फ्रिक्शन का अमाउंट उतना ज़्यादा उस बॉडी पर लगता है। दिस इज फर्स्ट लॉ। और फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है बेसिकली वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन की हमेशा अपोजिट होती है। द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो बेसिकली हमेशा अपोजिट होती है, ठीक है ना, वो हमेशा अपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के। रूल नंबर 2 था, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। रूल नंबर 3 में बेसिकली ये जो फ्रिक्शन आपका लगता है ना, ये कॉन्टैक्ट एरिया से बेसिकली एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से बिल्कुल ही वेरी नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, या कह सकते हो सरफेस एरिया से ये इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कितना एरिया, कितना सरफेस आपका फ्रिक्शन में है वो उससे कोई लेना देना नहीं होता। एंड नंबर 4, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉडी, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल पर। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब उसमें कोहेसिव लगेगा या अधेसिव लगेगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो मैंने आपको उसमें कॉन्सेप्ट बताया था कि कोहेसिव एंड अधेसिव नेचर को समझाया था कि फ्रिक्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। बेसिकली दोनों बॉडी का नेचर कैसा है, क्या वो कोहेसिव है आपस में या क्या वो आपस में अधेसिव है, ठीक है ना। तो इन 4 बातों पर डिपेंड करता है। बेसिकली इसके 4 रूल्स होते हैं, 4 लॉज होते हैं। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिएक्शन ऑन द बॉडी, बॉडी पर लगने वाले रिएक्शन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो हम लिख सकते थे यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R, और R क्या होता है, रिएक्शन विच इज इक्वल्स टू mg। तो R की जगह अगर हम mg लगा देते हैं तो यहाँ g कांस्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m, और फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R। तो इनडायरेक्टली हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m, यानी कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ द बॉडी। तीसरा होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, कितना एरिया उनका कॉन्टैक्ट में इससे वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, और वो निर्भर करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर कि किस तरीके का आपने नेचर, किस तरीके का मटेरियल आपने यूज किया है। तो ये 4 लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, आपको एग्जाम में जरूर मार्क्स देंगे, ठीक है ना। तो प्लीज इनको अच्छी तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको सारे लॉज बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ इसमें है ही नहीं ऐसा कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत पड़े। आई डोंट थिंक यू शुड नीड एनी काइंड ऑफ टेंशन। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमको मिलता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। जब भी कोई बॉडी फ्रिक्शन कर रही होती है तो आपने अभी अभी पढ़ा फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R। जब इस आप प्रोपोर्शन को हटाते हो तो एक कांस्टेंट म्यू लगाते हो, और यहाँ पर म्यू जो होता है वो F अपॉन R हो जाता है, जहाँ पर F तो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्शन को
और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन को, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन रिएक्शन का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। सो दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम काइनेटिक के लिए निकालेंगे क्योंकि वो बॉडी मूव कर रही है, एफ के अपॉन एफ आर। लिमिटिंग के लिए निकालेंगे तो एफ एल अपॉन आर। तो इसी तरीके से हम स्टैटिक के लिए भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वो मोशन में नहीं आता स्टैटिक में, तो इसलिए उसको हम ले नहीं सकते, ले लो तो गलत नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। तो बाय द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप लिख सकते हो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के नियम के अनुसार एफ इज यानी फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। और जब इस प्रोपोर्शन को साइन हटाएंगे कांस्टेंट उसके बीच में काम करेगा। सो दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हर मटेरियल्स के आपस में रिलेटिव ये फ्रिक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। हर मटेरियल्स के लिए जो भी मटेरियल मोशन में है उनके रिगार्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, और दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज कांस्टेंट। तो यह होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के वेरी नेक्स्ट जो हमें अगला मिलता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द इंक्लाइन बॉडी एट विच बॉडी, बेसिकली क्या होता है देखो मैं आपको बताऊं, ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि सपोज ये तो बॉडी का वेट हुआ, ये क्या हुआ? इसका रिएक्शन हुआ, और इधर आप क्या लगा रहे हो? फ्रिक्शन। इधर आप क्या लगा रहे हो? बेसिकली फ्रिक्शन। तो ये दोनों अगर दोनों रिएक्शन बिकॉज अपोजिट लग रहा है तो ये भी एक वेक्टर होगा। इधर आप लगा रहे हो फोर्स, मेन फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स है, स्मॉल एफ, ठीक है। ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है। तो ये मेन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो रिजल्टेंट और ये फ्रिक्शन दोनों कैसे हो गए? अगर आप देखें दोनों को इनिशियल हो गए, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, बेसिकली ये रिजल्टेंट है। क्या है ये? रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट और रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है ना दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज अ एंगल बिटवीन रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन और रिएक्शन, फ्रिक्शन और रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो और रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कैसे निकालेंगे? आप जैसे इसको बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे उसको, तो बेसिकली यहाँ पर tan थीटा निकल के आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो F अपॉन आर निकल के आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। बट वी नो, लेकिन हम जानते तो बहुत कुछ है, बट वी नो अभी अभी हमने आपने निकाला था म्यू इक्वल्स टू F अपॉन आर सेकेंड। तो बेसिकली बच्चा लोगों फर्स्ट और सेकंड को जब आप देखोगे तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू, क्योंकि आर एच एस दोनों में क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहा है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है? ये एंगल होता है बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रिएक्शन। फ्रिक्शन और रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है उसके और रिएक्शन ऑफ द बॉडी के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है? tan थीटा आपको निकल के जाएगा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से प्रॉपर एंगल की बात करें तो यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा वो tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। मतलब कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा था उसका tan इनवर्स कर देंगे तो वो एंगल हो जाएगा जिसपे बॉडी स्लिप कर रही है या फ्रिक्शन हो रहा है। सो दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद अगला टॉपिक हम उठाते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद वेरी नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। बेसिकली ये वो एंगल होता है जहां पर कोई भी बॉडी, जहां तक कोई भी बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन या स्लाइड को अपोज करती है, स्लाइड को अपोज कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब तक वो चलेगी नहीं फ्रिक्शन वर्क में आएगा नहीं। बेसिकली सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है और ये थीटा, या इसको आप कुछ और ले लो, इसको आप फाई ले लो बेसिकली। तो बेसिकली वो एंगल इंक्लाइन प्लेन पर जिसपे कोई बॉडी स्लिप होना स्टार्ट होती है। तो पॉइंट ये, जब तक वो बॉडी अपोज कर रही है जिस एंगल तक, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। पॉइंट ये, मान के चलो 39.9 डिग्री तक तो वो रिपोज कर रही है, लेकिन 40 पर वो शुरू हो गई, तो इसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली लीस्ट काउंट एरर करके हम दोनों को सेम ले लेते हैं। तो 40 डिग्री वो पॉइंट होता है जहां पर वो शुरू कर रही है बेसिकली, यानी कि 40 से थोड़ा भी कम होने पर वो रिपोज कर रहा था। तो एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जहां तक
कोई भी बॉडी किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइडिंग नहीं कर रही है या अपोज कर रही है, फ्रिक्शन को अपोज कर रही है, बेसिकली इसको मूव नहीं कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत अच्छी तरीके से, इसको जैसे अल्फा से। गाइस आई एम सो सॉरी, वीडियो थोड़ी सी ऑफ हो गई थी, पता ही नहीं चला वीडियो कब ऑफ हो गई। तो जरा सा हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, जो भी हम कर रहे थे ये कंप्लीट हो गया। मैं जब देखने गया क्लोज करने के लिए पता चला वीडियो ऑफ थी। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। तो बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये वो एंगल होता है जहाँ तक कोई भी बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी को स्लाइड होने से रोकती है, यानी कि अपोज करती है, स्लाइड होने से रोकती है, तो उसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। जैसे हमने इसको फाई ले लिया, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो फाई एंगल पर झुका हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर आपने कोई बॉडी रखी है तो वो बस वो फिसलना शुरू करती है। जैसे वो नीचे की तरफ फिसलेगी, ऊपर क्या लगने लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मूविंग बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जैसे कि ये फाइव पर है, तो इसका जो आपका वेट था एमजी, वो अपनी कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, एमजी कॉस फाइव और एमजी साइन फाइव। एमजी कॉस फाइव बैलेंस होगा आर से, जो उसका रिएक्शन होगा, और एमजी साइन फाइव बैलेंस होगा फ्रिक्शन से, जो उसके अपोजिट लग रहा है। तो आर आपको मिल जाएगा एमजी कॉस फाइव से, और एफ मिल जाएगा एमजी साइन फाइव से। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकंड में हम फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, तो एमजी साइन फाइव अपॉन एमजी कॉस फाइव, एमजी से एमजी आपने कैंसिल कर दिया, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव इक्वल्स टू एफ अपॉन आर। साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन फाइव, क्या बन जाएगा, टेन फाइव इक्वल्स टू एफ अपॉन आर। बट जैसा कि हम जानते हैं कि एफ अपॉन आर जो आपका टेन पाई होता है, फॉर इक्वेशन हमने दी थी, एफ अपॉन आर जो निकलता था टेन थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से ये टेन थीटा निकलता था। तो टेन थीटा की वैल्यू भी एफ अपॉन आर होती है, और टेन पाई की वैल्यू भी एफ अपॉन आर आ रही है। टेन थीटा भी एफ अपॉन आर होता था, टेन पाई भी एफ अपॉन आर आ रही है। तो इन दोनों से देखेंगे तो बिकॉज यहाँ के आर एच एस एफ अपॉन आर सेम है, तो टेन पाई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी टेन थीटा से। ये रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ रिपोज को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। तो बेसिकली टेन थीटा और टेन फाइव इक्वल हो जाएंगे, थीटा इक्वल्स टू फाइव, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज। तो ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। बेसिकली ये वो एंगल होगा जहाँ तक कोई भी बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर अपने आप को गिरने से रोक रही है। बट इसको समझने का पॉइंट क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया था, जैसे 39.9 कोई भी बॉडी 40 डिग्री पर स्लाइड होना शुरू होती है, इसका मतलब इससे कम तक वो अपोज कर रही थी, 39.9 तक वो नहीं हो रही थी। लेकिन इतनी मिनिमम एंगल थोड़ा सा मेजर करना इम्पॉसिबल होता है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको लगभग सेम ले लेते हैं। तो वही एंगल है जिस पे वो जहाँ तक वो रिप्लेस कर रही है, तो थोड़ा सा इनको इंक्रीज कर दिया, तो बॉडी ने स्लाइड करना प्रॉपरली शुरू कर दिया। तो गाइस ये आपने पढ़ा एंगल फ्रिक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, ठीक है। लगभग 3-4 छोटे टॉपिक हमने डिस्कस किए, 3-4 ही बहुत होते हैं, ज़्यादा आपको भगने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस आराम से दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर तक हो जाएगा विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। हालांकि मैं अभी भी इसमें वो सब देख रहा हूँ जो आपके पूरे सिलेबस है, तो प्लीज़ आप भी पूरा पढ़ने की कोशिश करें, जो बता रहा हूँ उसको पढ़ने की कोशिश करें, वो आपको सब आना चाहिए। कोई डाउट हो आप शेयर करिए, नहीं है तो पढ़ते रहिए। आई होप आप सब बहुत पढ़ रहे होंगे। आपकी अच्छी कामना करते हुए कल के वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय।